हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास? अब की बार मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ नीचे सेट्स गिवन है। क्या नीचे कुछ है? सेट्स गिवन है बेटा। क्लियर है? विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। मीन्स हमें बताना कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। क्लियर है? बता सकते हैं इजिली। सबसे पहले अगर ए सेट की बात करें तो ए सेट में क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स वो रियल नंबर्स हैं एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मीन्स इस ए सेट में वो रियल नंबर्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हो? सेटिस्फाई करते हो। तो हम क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या निकाल लेते हैं बेटा? फैक्टर्स, रूट निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो सेट ए पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन इक्वेशन? एक्स स्क्र माइनस 8x और प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर करें तो क्या क्या बनेगा? माइनस 6x और माइनस के 2x। तो एक्स स्क्र माइनस के 6x माइनस के 2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? उसके बाद x को मन निकाल लिया, x माइनस 6, यहां से माइनस 2 को मन निकाल लिया, यहां पे क्या बचा? x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में यहां से और यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x माइनस 6। तो x माइनस 6 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, यहाँ पे माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। दो नंबर की अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स क्या होगा? या तो फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा या सेकंड नंबर 0 के इक्वल। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और बीच में क्या आएगा? और x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा बेटा? 0, या फिर दोनों ही क्या होंगे? 0। तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? 0 की इक्वल आएगी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? 6 आई और यहां से x की वैल्यू क्या आई बेटा? 2 आई। इट मीन्स जो हमारे पास ए सेट है, ए सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? कौन कौन से रियल नंबर्स होंगे? 2 और 6 होंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमारे पास सेट ए आ चुका है, सेट बी हमें गिवन दे रखा है, सेट सी दे रखा है और सेट डी दे रखा है। इनमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे छोटा सेट कौन सा है। सबसे छोटा सेट कौन सा है? डी सेट है। और डी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट। और जिसमें एक एलिमेंट हो उसको मैंने क्या बताया था? कौन सा सेट भी बोलते हैं? हमें सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगलटन सेट। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले सबसे छोटा सेट उठाया है। अब इसको चेक करेंगे कि ये किस किस का सबसेट है। डी में क्या है? 6 एलिमेंट है, ओनली क्या है? एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है? 6 है। तो ये डी जो सेट है ये किस किस का सबसेट बन सकता है? देखो बेटा, ए का भी बन सकता है, बी का भी बन सकता है, सी का भी बन सकता है, क्योंकि सी में भी 6 है, ए में भी 6 है, बी में भी 6 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ ए सी। क्लियर यहां तक? उसके बाद सेम, अब इससे जो बड़ा है, डी से जो बड़ा है वो सबसेट उठाते हैं। क्या उठा लिया हमने? बी उठा लिया। बी में क्या है? 2 4 6 है। तो ये 2 4 6 एलिमेंट और कौन कौन से सेट में दिखाई दे रहे हैं हमें? या इससे बड़ा तो बेटा ये है, ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। इससे बड़ा ए लेते हैं पहले। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2 और 6 है। तो ए किस किस का सबसेट बन सकता है? बी का भी बन सकता है और सी का भी बन सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी। क्लियर है? उसके बाद कौन सा उठाएंगे? बी, क्योंकि सी सबसे बड़ा है, बी सी से छोटा है। तो बी किस किस का सबसेट है? बी ए का तो सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 2 4 6 है, इसमें 2 6 है। क्लियर है? लेकिन बी किसका सबसेट हो सकता है? सी का। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए सी। और हमें यही तो बताना था कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा, हमें यही बताना था। क्लियर बेटा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो अब तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज में काम किया है बेटा वो सारा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे हम। क्या है सेकंड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको हमें बताना कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूव इट, तो हमें उसको प्रूव करना है। इफ इट इज फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, तो हमें क्या देना है कि एग्जाम्पल देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया, इफ x बिलोंग्स टू a, मीन्स कोई एलिमेंट है वो अगर किस में है, सेट a में है, एंड a बिलोंग्स टू b, और जो a है, a क्या होगा, एक सेट होगा, a जो b में बिलोंग करेगा, देन x बिलोंग्स टू b। अगर ये कंडीशन हमें गिवन है, ये और ये, तो क्या ये इंप्लाई करेगी, ये हमें बताना है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, तो मान लेते हैं वो x क्या है, 1 मान लिया। क्लियर है? वो क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। तो a सेट बना लिया मैंने, क्या इस a सेट में एलिमेंट्स मान लिए क्या क्या है, 1 और 2 है। क्लियर है? मीन्स x क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और x क्या भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। x 1 भी हो सकता है और बेटा 2 भी हो सकता है, ध्यान रखना। क्लियर है? क्योंकि सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से लिए मैंने, 1 और 2 लिए हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए कि ये a बिलोंग होना चाहिए किसमें, b में। वैसे तो जो सेट होता है वो कंटेंट होता है दूसरे सेट में, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, और ये कंडीशन होनी चाहिए, इसको गलत नहीं बोल सकते। देन के बाद हमें बताना है कि वो हो गया नहीं, ये तो हमें होल्ड करके चलनी पड़ेगी। देन से पहले वाली इफ है ना, इफ के साथ जो होता है बेटा वो गिवन होता है। तो a बिलोंग्स टू b कब होगा, a बिलोंग्स टू b कब होगा, जब मैं b सेट को कैसा बनाऊं, b सेट को कुछ ऐसा बनाऊं, तो क्या होगा बेटा, मैंने b सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिए वो कौन कौन से लिए, ये 1 2 एक एलिमेंट है बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं एक्सरसाइज के अंदर, ये 1 2 एक एलिमेंट है और 3 एक एलिमेंट है। क्लियर है? तो यहां से क्या इंप्लाई होगा कि a बिलोंग्स टू b होगा, ना कि a कंटेंट इन b होगा। क्लियर है इतना? उसके बाद देन x बिलोंग्स टू b, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हमें बताना कि x बिलोंग्स टू b होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं x की वैल्यू कौन कौन सी थी, 1 और 2 थी। मीन्स जो a सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारी x की वैल्यू होंगी। तो क्या ये x की वैल्यू b में भी है, चेक करो। अब कोई बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर ये 1 2, नहीं बेटा, ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक अलग एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 2 एक एलिमेंट है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आया, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b के अंदर नहीं है, एक्स बी के अंदर नहीं है। एक्स बी के अंदर कब होता, जब 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 क्या है, एक एलिमेंट है बी सेट का। क्लियर बच्चों? इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। सेकेंड पार्ट क्या बेटा, इफ ए कंटेंट इन बी, मीन्स एक ए ऐसा सेट लेना जो बी में भी क्या हो, कंटेंट हो। तो सबसे पहले ए सेट लेते हैं। ए सेट मैंने क्या ले लिया, 1 2 ले लिया। क्लियर है? अब बी सेट ऐसा लेना है कि ए किस में कंटेंट हो, बी में हो। तो मैंने बी सेट में क्या लिया, 1 2 और 3 ले लिया। क्लियर है? तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, ए कंटेंट इन बी होगा। क्लियर है? उसके बाद एंड बी बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। तो जो सी सेट होगा बेटा वो कैसा बनेगा, क्या सी सेट अगर बिलोंग्स, बी सेट अगर बिलोंग होगा सी में, तो सी सेट कुछ ऐसा नहीं होगा। बोलो जल्दी, कुछ हमें ऐसा ही बनाने पड़ेगा सी सेट। क्लियर है? क्योंकि सी सेट को ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि देखो बेटा बी सेट कंटेंट नहीं है सी में, बी सेट बिलोंग्स कर रहा है किस में, सी में। और बिलोंग्स करने का मतलब क्या होता है कि बी के सभी एलिमेंट्स किस में आ जाएं, सी में आ जाए। तो इसको मैंने कंप्लीट एक एलिमेंट बनाना पड़ा, क्योंकि सेट दूसरे सेट में जब भी बिलोंग्स होगा तो एलिमेंट बनाना पड़ जाता है। क्लियर बेटा यहां तक? बोलो जल्दी। अब हमारे पास यहां से क्या आ चुका है कि B बिलोंग्स टू C हो चुका है। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो मैं अब ये बताना है क्या A बिलोंग्स टू C है या नहीं, चेक कर लो।
ए बिलोंग्स टू सी कब होता? जब इस सी के अंदर 1-2 एलिमेंट होता। 1-2 मैंने एलिमेंट बोला है, 1-2 एलिमेंट एक साथ होता, लेकिन एक साथ 1-2 एलिमेंट नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दैट इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और ऐसा नहीं हो पाया तो देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्लियर बेटा? बस सोच का खेल है बेटा, सोचना पड़ेगा। जितना भी काम किया हमने चैप्टर में उसी का यहाँ पे कंक्लूजन चल रहा है, रिजल्ट चल रहे हैं बेटा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कैसे ए सेट लिया, कैसे बी सेट लिया, ए कैसे कंटेन्ड है बी में, बी कैसे बिलोंग्स टू है सी में, और उसके बाद मैंने इन दोनों स्टेटमेंट से कैसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी लिखा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 1-2 है, लेकिन ए सी में कब बिलोंग्स टू होता है? जब 1-2 एक एलिमेंट एक साथ 1-2 एक कंप्लीट एलिमेंट इस सी में होता, लेकिन 1-2 एलिमेंट नहीं है। इस सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक एलिमेंट है कंप्लीट 1 2 3 और एक एलिमेंट है 4। अगर सी में कोई ये पूछे कितने एलिमेंट है टोटल, तो मैं बोलूंगा 2 ही एलिमेंट है सी सेट में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है। इफ ए कंटेन्ड इन बी, ए किस में कंटेन होना चाहिए? बी में। तो सबसे पहले मैंने ए सेट लिया, ए सेट में जो एलिमेंट्स लिए वो क्या क्या लिए? 1-2 लिए। फिर उसके बाद बी सेट लिया, ए क्या होना चाहिए? बी में कंटेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू नहीं बोला है, कंटेंट बोला है। कंटेंट होने का मतलब ये एलिमेंट्स होने चाहिए वैसे में से 1-2, और मैंने क्या मान लिया? 3। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है? ए कंटेंट इन बी। क्लियर है? उसके बाद और क्या चाहिए हमें? कि बी कंटेंट होना चाहिए सी में। तो मैंने एक सेट सी बनाया, उस सेट सी में क्या ले लिया? 1 2 3 4 और 5 ले लिया। क्लियर है? तो यहां से बी और सी से क्या इंप्लाई हो रहा है? कि बी कंटेंट हो रहा है सी में। ये दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब देन वाली बात, हमें यहां से इन दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद देखना है, चेक करना है, क्या ए कंटेंट है सी में? क्या ए कंटेंट है सी में? ए कंटेंट होने का मतलब सी में क्या होना चाहिए? ए के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए सी में। ए में कौन सा एलिमेंट है? 1-2। क्या सी में 1-2 एलिमेंट है? बिल्कुल 1-2 एलिमेंट है। तो दैट इंप्लाइज ए कंटेन्ड इन सी मीन्स दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों? ट्रू है। ऐसे चेक करना है बस। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बेटा? फोर्थ पार्ट, इफ ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी एंड बी डज नॉट कंटेन्ड इन सी, तो देन ए डज नॉट कंटेन्ड इन सी। मीन्स अगर ए बी में ना कंटेंट हो, बी सी में कंटेंट ना हो, तो ए डज नॉट कंटेंट सी, तो ए क्या सी में कंटेंट नहीं होगा? हमें ये बताना है, चेक करना है। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट ऐसे देखें तो मैक्सिमम बच्चे 80-90% बच्चे ये बोलेंगे कि बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ए अगर बी में कंटेंट नहीं है, बी सी में नहीं है, तो ए सी में कैसे होगा? यही बोलेंगे। लेकिन नहीं बेटा, चेक करो, इसको चेक करो, देखते हैं क्या है। एक बार चेक करो क्या चीज है ये। देखो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, ए डज नॉट कंटेन बी। तो सबसे पहले ए सेट लिया, ए सेट में एलिमेंट्स मैंने कौन कौन से ले लिए? 1-2 ले लिए। तो वो बी में, ए सेट बी में कंटेंट ना होने का मतलब मैंने बी सेट ऐसा बनाना है जिसमें 1-2 एलिमेंट ना हो। तो मैंने क्या क्या ले लिया? 3 4 और 5 ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ? ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी, यही हमें लेके आना था। उसके बाद बी डज नॉट कंटेन इन सी, मीन्स बी किस में नहीं होना चाहिए? सी में नहीं होना चाहिए। तो सी सेट ऐसा बनाना है जिसमें एलिमेंट कौन कौन सा ना आए? 3 4 और 5 ना आए। तो मैंने कौन सा ले लिया? 1 2 और 6 और 7 ले लिया। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ? कि बी डज नॉट कंटेन्ड इन सी। क्लियर है? लेकिन इन दोनों बातों से क्या ये इंप्लाई होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख लो, चेक कर लो बेटा, ए तो कंटेन्ड है किसमें? सी में। कंटेन्ड होने का मतलब क्या है? ए के सभी एलिमेंट सी में हैं, तो दैट इंप्लाइज ए कंटेन्ड इन सी। लेकिन हमें क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? कि ए डज नॉट कंटेन इन सी आ जाए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन्स ये गलत लिख रखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ए कंटेन्ड इन सी होना चाहिए था। ये क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए बिना सोचे समझे डायरेक्ट देख के तुक्का नहीं मारना बेटा, ठीक है? कंसेप्ट पे चलना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे 1 2 क्यों लिया? आप यहाँ पे ना 6 7 और 8 ले लेते। तो 1 2 अगर आप नहीं लेते तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बन जाता, ये ए डज नॉट कंटेन्ड इन सी आ जाता। बेटा ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है।
हमने तो क्या दिखाना है, कोई भी चीज को हम जब चेक करते हैं, अगर हमें वो गलत साबित करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे दे तो हम इसको गलत साबित पहले यही तो देखेंगे इसका नेगेटिव पार्ट की ये गलत साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। क्लियर है, तो वही हमने यहाँ पे काम किया है। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो ए के एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने सबसे पहले ए सेट बना लिया, ए सेट में एलिमेंट ले लिए मैंने, कौन कौन से हैं, 1 2, मीन्स एक्स की अगर यहां से वैल्यू देखे तो क्या क्या होगी, 1 और 2 होगी। क्लियर है, अब उसके बाद बोला है कि एक्स डज नॉट कंटेन्ड इन बी, एक्स बी के अंदर कंटेन्ड नहीं होना चाहिए, तो मैंने बी सेट कैसा बनाऊंगा जिसमें इस ए के एलिमेंट्स ना हो, तो मैंने क्या क्या ले लिए, 3 4 5 ले लिए, मीन्स यहां से ए हम लिख सकते हैं कि ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी। क्लियर है, एक्स कौन कौन सा है, 1 और 2 है। तो अब ये बोला है कि जब एक्स के मीन्स जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में है ही नहीं, तो बेटा एक्स, ये जो एक्स था जो ए के एलिमेंट्स थे वो बी में कैसे जा पाएंगे, तो यहां से फिर क्या कह रहा है कि दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, नहीं हो सकता, तो यहां से क्या है, दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए के एलिमेंट्स बी में कैसे आएंगे, जब यहाँ पे ये बोल दिया कि ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी और उसके बाद बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो जो ए के एलिमेंट वो बी में आएंगे, नहीं आएंगे, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। क्लियर बेटा, क्लियर यहां तक। उसके बाद लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दिया, इफ ए कंटेन्ड इन बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, कंटेंट बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। तो ए अगर बी का सबसेट है तो सबसे पहले मैंने ए सेट को लेट कर लिया क्या, 1 2, और बी सेट को मान लेते हैं क्या बच्चों, हमारे पास 1 2 3 और 4 है, तो यहां से इन दोनों से क्या इंप्लाई हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, उसके बाद क्या बोला, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। क्लियर है, मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या मतलब हुआ बेटा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट बी सेट में ना हो, जो एलिमेंट बी सेट में ना हो। क्लियर है, तो देन ये दोनों बात इंप्लाई करेंगी, ये बात और ये बात कह रहा है कि इंप्लाई करेंगी क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल ठीक बात है, कैसे, देखो 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 कैसे बेटा, सबसे पहले ए सबसेट हो चुका है बी का, ए सबसेट बी का होने का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है, यही मतलब है। और यहाँ पे कह रहा है कि वो एलिमेंट्स एक्स, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो जो बी में ही नहीं है वो एक्स में कैसे जाएंगे, क्योंकि बी में तो वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं। क्लियर है, तो जो बी में ही एलिमेंट नहीं है वो एक्स में कैसे जा पाएगा, क्योंकि बेटा ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बेटा इनके बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से वीडियो को पॉज करके या वीडियो को दोबारा से देख के जरूर सोचना है, स्किप नहीं करना है बेटा इस पार्ट को, क्योंकि यही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जो अब तक ए यूनियन बी किया या बी यूनियन सी किया, इंटरसेक्शन किया, कॉम्प्लीमेंट किया, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते बेटा, क्योंकि दिमाग इन क्वेश्चंस में लगता है हमारा, तो इन क्वेश्चंस को सोचना है, स्किप नहीं करना है बेटा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हो। क्लियर बेटा, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बेटा कम से कम 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से जरूर पूछे जाएंगे, गारंटेड है बेटा। चाहे किसी भी
कोई भी स्कूल हो बेटा, हर स्कूल में इन क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें हमारा दिमाग यूज होता है। क्लियर है। और मैक्सिमम स्कूल्स में बेटा इन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल से करवाया जाता है, लेकिन हम इनको एग्जाम्पल से नहीं करेंगे, इनका जो एक्चुअल प्रूफ है फील करेंगे इन क्वेश्चंस को कि हम क्या क्या सीखेंगे। देखो मेन जो काम है सेट्स का, वो इन क्वेश्चंस में पता चलेगा कि सेट चैप्टर है क्या चीज। क्लियर है। तो देखते हैं क्या है। Let A, B and C be the sets such that A union B equal to A union C, मीन्स हमें 3 सेट्स A B C 3 सेट्स दिए गए हैं और बोला गया है गिवन कि A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C के इक्वल है, एंड A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, सो दैट B इक्वल टू C। हमें प्रूव करना है B और C सेट को इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है। देखो बेटा अगर हमें 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो मैंने आई थिंक पहले भी बताया था सब सेट वाली एक्सरसाइज के अंदर, जब भी 2 सेट्स को अगर तुम्हें इक्वल प्रूव करना है, मान लो मैंने ए और बी सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे। अगर 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो ए कंटेंड इन बी दिखाना पड़ेगा एंड बी कंटेंड इन ए दिखाना पड़ेगा, और ये किस बात को इंप्लाई करेगा कि ए इक्वल है बी के। अगर कोई 2 सेट इक्वल दिखाने हैं बेटा, बहुत ही आराम से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं फास्टर तरीके से इसको करवा दूंगा बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। अगर 2 सेट को इक्वल दिखाना है तो क्या काम करेंगे, पहले इस ए सेट को बी में कंटेंट दिखाएंगे और उसके बाद इस बी सेट को ए में कंटेंट दिखा देंगे। अगर मैंने ये ऐसा काम कर दिया कि एक बार ए को बी में दिखा दिया, एक बार बी को ए में दिखा दिया, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अगर कहीं पे ये चीज आ गई, ये मिल गई हमें, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ए किसके इक्वल है, बी के। और अगर हमें गिवन ये दे रखा कि ए इक्वल है बी के, तो मैं वहां से ये बात भी लिख सकता हूं कि ए कंटेंट होगा बी में एंड बी कंटेंट होगा ए में। इफ एंड ओनली इफ होता है बेटा, दैट इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ होती है कंडीशन। क्लियर है। तो इट मीन्स हमें यहां से क्या पता चला, अगर बी सी के इक्वल प्रूव करना है तो इतना तो पता चल गया कि एक बार बी को सी में दिखाएंगे, एक बार सी को बी में दिखाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, ए यूनियन बी इक्वल है किसके, ए यूनियन सी के, और क्या गिवन हमें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि बी इक्वल आ जाए किसके, सी के। अगर हमें टू प्रूव बी इक्वल टू सी दिखाना तो यहां से 2 स्टेप बने वाले हैं। कितने स्टेप बनेंगे, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाएंगे कि बी कंटेंड इन सी, और सेकंड में हम क्या दिखाएंगे कि सी सेट कंटेंड इन बी सेट। यही प्रूव करना है बेटा। अगर मैं ये दोनों केस प्रूव कर पाया तो मैं वहां से क्या लिख दूंगा कि बी सेट किसके इक्वल है, सी सेट के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव क्या हमारा फर्स्ट पार्ट में, टू प्रूव हमारा कि बी सेट दिखाना हमें कंटेंड इन सी में, और सेकंड यहां पे करेंगे क्या, टू प्रूव क्या है सेकंड पार्ट में कि सी सेट को मैं दिखाना कंटेंट किसमें, बी में। क्लियर है। इतना क्लियर है। एक इसका स्ट्रक्चर बना रहे बेटा हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है इतना। उसके बाद जब भी हमें बी अगर सी में कंटेंट दिखाना तो क्या काम करना है, इसका जिसको कंटेंट दिखाना ना उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलूंगा। इस बी सेट में कुछ ना कुछ क्या होंगे, एलिमेंट्स ही होंगे। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लेके चलूंगा, और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एक्स को अगर मैंने वो एक्स अगर किस में दिखा दिया, सी में दिखा दिया, तो मैं वहां से क्या बोल दूंगा कि जो मैंने बी का कोई भी एक एलिमेंट उठाया था और वो एलिमेंट क्या लिया था, एक्स लिया था आर्बिट्रेरी, और वही एलिमेंट किस में आ जाए, अगर सी में आ जाए, तो क्या वहां से हम ये नहीं बोल सकते कि बी कंटेंट हो गया सी में। क्लियर। सेम काम यहाँ पे करेंगे, सी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको अगर मैं किस में दिखा दूं, बी में दिखा दूं, तो क्या हो जाएगा, सी कंटेंट इन बी में हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है क्वेश्चन का। अब बेटा अप्लाई करते हैं इस पे क्या, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक्स को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। कौन से सेट का लेके चले, बी सेट का।
दैट इज ये किस बात को इंप्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू b है। क्लियर इतना, x बिलोंग्स टू b है, x किस में है, b सेट में। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। बेटा अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, या तो a में बिलोंग कर जाए या b में बिलोंग कर जाए या दोनों में बिलोंग कर जाए, यही तो मीनिंग होता है। क्लियर है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिख दिया। अब ऊपर ध्यान से देखो, a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के इक्वल है। तो मैंने यहां से क्या लिखा, x बिलोंग्स टू a यूनियन c, और यहाँ पे रीजन भी लिख दिया ब्रैकेट में क्या, कि a यूनियन b इक्वल है किसके, a यूनियन c के। प्रॉपर वे से काम करेंगे बेटा, टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन को ऐसा करेंगे कि तुम्हें प्रॉपर वे से समझ में आ जाए। क्लियर है, a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के इक्वल है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो यहां से दो केस बनेंगे। अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन c में, इसका मतलब क्या होता है, जब भी यूनियन आता तो मैंने क्या बताया था, जब और आएगा तब क्या आएगा, यूनियन आएगा। मीन्स अगर मैं यूनियन को खत्म करूं तो क्या आएगा, और आएगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, x बिलोंग्स टू a, या तो x a से बिलोंग करेगा, और यूनियन है तो क्या लिखा मैंने, और लिखा, यूनियन है तो क्या लिखा, और लिखा। और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c होगा, या तो x a सेट में बिलोंग करेगा या x c सेट में बिलोंग करेगा, दोनों में कर सकता है, लेकिन यूनियन है तो बीच में क्या आएगा, और आएगा। क्लियर है। अगर बेटा यहां से दो केस बन चुके हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अगर x c से बिलोंग किया, एक एलिमेंट b से बिलोंग करता हुआ लिया था, वो किस में दिखा दिया, c में दिखा दिया, तो मैं इन दोनों बातों से क्या लिख दूंगा, कि क्या लिख दूंगा, यहां से x बिलोंग्स टू c आ चुका है, x बिलोंग्स टू b लेके चले थे, तो मैं इन दोनों बातों से क्या लिखूंगा, b कंटेन्ड इन c लिख दूंगा। क्लियर है यहां तक, बोलो जल्दी। उसके बाद सर इस केस में, अगर इस केस में क्या पता x a से बिलोंग कर जाए, c से ना करे, तो इस केस में भी तो दिखाना पड़ेगा। अगर x a से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे x किस से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इन दोनों से ये नहीं लिख सकता क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर a सेट में भी x है, b सेट में भी x है, तो क्या उन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। ऊपर चेक कर लो बेटा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और साथ में यहाँ पे रीजन भी लिख दो कि a इंटरसेक्शन b इक्वल है a इंटरसेक्शन c के। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन जब इसको 1 2 या 3 टाइम्स करोगे तो बहुत ही अच्छा और इजी लगेगा। कुछ ये सीखोगे कि हाँ हमने कुछ न्यू सीखा है। क्लियर है, तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इंटरसेक्शन है तो क्या आता है, एंड आता है। क्लियर है, तो यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। x a से भी बिलोंग करेगा, x c से भी बिलोंग करेगा, और x b से तो बिलोंग कर ही रहा था, और हमने किस में भी दिखा दिया, x c से भी बिलोंग दिखा दिया। तो इस केस में भी क्या आ गया कि b कंटेन्ड इन c आ गया। हमने दोनों ही केसेस में क्या दिखा दिया, यहाँ पे भी b कंटेन्ड इन c, यहाँ पे भी b कंटेन्ड इन c। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब अगर मैं क्या और दिखा दूं कि c b में कंटेन्ड है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम काम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही सेम काम अब सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट x माना था, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम टाइम लगा चुके हैं, तुम्हें समझ में आ चुका है। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट c, ऑफ सेट c मीन्स दैट इज y बिलोंग्स टू c। क्लियर है। अब y अगर c से बिलोंग कर रहा है, y कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, c से, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू a यूनियन c। क्लियर है, और a यूनियन c किसके इक्वल है, चेक कर लो बेटा, a यूनियन b के इक्वल है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं कि a यूनियन c इक्वल है किसके, a यूनियन b के इक्वल है। क्लियर इतना, तो y किसके अंदर बिलोंग कर चुका है, a यूनियन b में बिलोंग कर चुका है। तो यहां से दो केस बनेंगे फिर से,
कितने केस बनेंगे? 2, कि y बिलोंग्स टू ए और बीच में क्या है और y बिलोंग्स टू b। और क्यों आया? क्योंकि क्या है? यूनियन है। क्लियर है? y c से बिलोंग कर रहा था, लेट करके चले थे, y किस में बिलोंग दिखा दिया? b में। तो इन दोनों बातों से क्या हुआ? जो एलिमेंट c में था वही एलिमेंट किस में आ चुका है? b में। तो इन दोनों बातों से हम क्या लिख सकते हैं कि c कंटेन्ड इन b। एक पार्ट में तो दिखा दिया कि c कंटेन्ड है b में, इसमें भी तो दिखाना पड़ेगा c कंटेन्ड इन b। अब यहां से क्या है कि a बिलोंग्स टू a है, यहां से क्या है? y बिलोंग्स टू c है। तो क्या इन दोनों बातों से मैं ये नहीं लिख सकता कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c? इससे और इससे लिख सकता हूं बच्चों। क्लियर है? और a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है? चेक कर लो बेटा, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन c इक्वल है a इंटरसेक्शन b के इक्वल। क्लियर है? इंटरसेक्शन तो बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। y a से भी बिलोंग करेगा और y b से भी बिलोंग करेगा। अब y c से बिलोंग पहले ही कर रहा था और y b से बिलोंग कर गया, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है कि y जो एलिमेंट c में थे वो सभी एलिमेंट्स किस में आ चुके हैं? b सेट में आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि c सेट कंटेन्ड हो चुका है किसमें? किसमें हो चुका है? b में। क्लियर है? तो देखो बेटा, चेक कर लो, इसके अंदर हमने क्या दिखा दिया कि C कंटेन्ड इन B है, इसके अंदर हमने क्या दिखा दिया? B कंटेन्ड इन C है। इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट से क्या इंप्लाई होता है कि B सेट इक्वल है किसके? C सेट के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। ये ऐसे प्रूफ करना है बच्चों, ऐसे प्रूव करना है। अगर किसी बच्चे के किसी स्कूल में ऐसे प्रूफ नहीं करवाया, इट मीन्स बेटा टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। क्लियर है? इसको एग्जाम्पल से सोल्व आउट नहीं करना बेटा, ऐसे प्रूफ देना इन क्वेश्चंस का। क्लियर है? ये एक्चुअल काम है हमारा। कोई ये एक्चुअल काम नहीं होता कि ए और बी दोनों सेट्स का यूनियन कर दिया, ए में 1 2 एलिमेंट है, बी में 1 3 एलिमेंट है, उन दोनों का यूनियन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, या इंटरसेक्शन कर दिया। वो एक्चुअल नहीं बेटा, ये एक्चुअल मैथ है। ये जो हमने प्रूफ दिया ये एक्चुअल मैथ है। क्लियर है? और बेटा अगर तुमने प्रूफ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और बेटा चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर बेटा यहाँ तक? और बेटा ऐसे ही लेटेस्ट लेक्चर लेने के लिए बेल आइकन को भी ऑन जरूर रखना है। और बेटा अगर तुम्हें ये लगता है कि किसी चैप्टर की तुम्हें पहले लेक्चर्स चाहिए तो बेटा कमेंट बॉक्स में वो भी भेज सकते हो कि सर हमें ये चैप्टर पहले करवा दीजिए। तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि वही चैप्टर तुम्हें पहले करवाया जाए। क्लियर बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।